दोस्तों ज़रा इमेजिन करके देखिए, रात का गहरा सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जिसमें अगर आप अपनी साँसें भी लें, तो वो आवाज़ भी आपको साफ सुनाई दे। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है, बाहर कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की हल्की-सी आवाज़ आ रही है और इसी खामोशी के बीच एक छोटा-सा घर, जिसके अंदर एक 9 साल का बच्चा खड़ा है। उसका शरीर काँप रहा है, उसके हाथ ठंड पड़ चुके हैं, उसकी आँखें डर से फैली हुई है और उसकी आँखों के सामने उसका अपना पिता धीरे-धीरे हमेशा के लिए खामोश किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मंज़र में सबसे ज़्यादा डराने वाली बात ये नहीं है कि वहाँ कुछ अजनबी लोग खड़े हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा डराने वाली बात ये है कि वहाँ मौजूद लोगों में उसकी अपनी माँ भी शामिल है। वही माँ जिसके आँचल में छुपकर वो बच्चा हर डर से बचता था। वही माँ आज उसके सामने खड़ी है और कुछ भी नहीं कर रही, बस देख रही है। अब आप खुद सोचिए, उस बच्चे के अंदर उस वक़्त क्या टूटा होगा? क्या बचा होगा? शायद उनका भरोसा, उनका बचपन, उसका पूरा संसार। ये कहानी सिर्फ़ एक घटना नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो हमें दिखाता है कि इंसान के अंदर जब लालच, डर और गलत रिश्तों का जाल बनता है, तो वह किस हद तक गिर सकता है। ये कहानी है रिश्तों के टूटने की, भरोसे के बिखरने की और एक मासूम के बचपन के ख़त्म हो जाने की। 8 जून 2025 की सुबह करीब 5 बजे का समय, हल्की-हल्की रोशनी फैलनी शुरू हो चुकी थी। पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लोग धीरे-धीरे उठने लगे थे, लेकिन उसी समय अलवर के एक साधारण से घर के अंदर एक ऐसी सच्चाई छुपी हुई थी, जो कुछ घंटों में पूरे इलाके को हिला देने वाली थी। अनीता अपने पति वीरू के पास जाती है, उसे उठाने के लिए। उठो, सुबह हो गई। लेकिन वीरू बिल्कुल शांत पड़ा रहता है। कोई हरकत नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। पहले तो उसे लगता है कि शायद वह गहरी नींद में है, लेकिन जैसे ही वह उसे थोड़ा ज़ोर से हिलाती है, उसका दिल घबराने लगता है। उसकी सांसें तेज़ हो जाती है। वह तुरंत उसके चेहरे के पास जाती है, उसकी सांसें महसूस करने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ जैसे थम चुका होता है। वो घबरा जाती है, उसकी आवाज़ काँपने लगती है। वह तुरंत अपने जेठ खेमचंद को फ़ोन करती है, जल्दी आओ, कुछ हो गया है। उसके शब्द टूट रहे होते हैं, आवाज़ में डर साफ झलक रहा होता है। साथ ही वह पड़ोसी काशी को भी फ़ोन करती है। कुछ ही मिनटों में दोनों घर पर पहुंच जाते हैं। माहौल अचानक से भारी हो जाता है। सबकी नज़र बीरू पर टिक जाती है। वे उसे उठाने की कोशिश करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। फिर बिना समय गंवाए उसे अस्पताल ले जाया जाता है। रास्ते पर अनीता रोती रहती है, उसकी आवाज़ पूरे रास्ते गूंजती रहती है, लेकिन उसे रोने में भी कहीं न कहीं एक अजीब-सा बनावटीपन होता है, जैसे वह सिर्फ दिखाने के लिए हो रही हो। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर जाँच करता है, कुछ सेकंड की खामोशी और फिर वह वाक्य जो सब कुछ बदल देता है। डॉक्टर कहता है, अब इनकी सांसें रुक चुकी हैं। अनीता ज़मीन पर बैठ जाती है, ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है, लेकिन इसी बीच खेमचंद की नज़र बीरू के शरीर पर पड़ती है और यहीं से कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। अस्पताल के उस कमरे में एक अजीब-सी खामोशी थी। एक तरफ अनीता ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ खेमचंद चुपचाप खड़ा अपने भाई के शरीर को देख रहा था। उसकी नज़र बार-बार उन निशानों पर जा रही थी, जो किसी सामान्य मौत की कहानी नहीं बता रहे थे। उसके दिमाग में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो किसी ने इस तरह से उसकी सांसें छीन ली। वह धीरे-धीरे डॉक्टर के पास जाता है और धीमी आवाज़ में पूछता है कि डॉक्टर साहब, सच क्या है? डॉक्टर सीधे कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों का इशारा ही काफ़ी होता है खेमचंद को शक और मजबूत करने के लिए। उसी समय काशी आगे बढ़ता है और कहता है कि अब जो होना था वो हो गया, बॉडी को घर ले चलते हैं और जल्दी से अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी जल्दी थी, जैसे वह इस पूरे मामले को वहीं ख़त्म कर देना चाहता हो। लेकिन खेमचंद के इस बार सख्ती से मना कर देता है और कहता है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। दोनों के बीच हल्की बहस भी होती है, लेकिन आखिरकार खेमचंद अपनी बात पर अड़ा रहता है और पुलिस को सूचना दे देता है। पुलिस अस्पताल पहुंचती है और केस अपने हाथ में ले लेती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और रिपोर्ट आने तक हर छोटी बड़ी बात को जोड़ने की कोशिश की जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ लिखा होता है कि बीरू की सांसें सामान्य तरीके से नहीं रुकी थी, बल्कि उन्हें रोका गया था। अब यह मामला पूरी तरह साफ हो चुका था कि यह एक सोची समझी साजिश थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि घर के अंदर उस रात क्या हुआ था और अनीता को कुछ पता कैसे नहीं चला। अनीता से पूछताछ शुरू होती है, लेकिन वह बार बार वही बात दोहराती है कि तबीयत खराब थी। उसकी आंखें नीचे झुकी रहती है और वह नज़रें मिलाने से बचती है, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो जाता है।
इसी बीच बीरू की पहली पत्नी सपना वहां पहुंचती है और सीधे अनीता पर शक जताती है। उसकी आवाज़ में दर्द भी होता है और गुस्सा भी, लेकिन पुलिस को अभी भी ठोस सबूत चाहिए था। इसके बाद पुलिस अनीता का कॉल रिकॉर्ड निकलवाती है और वहाँ एक नंबर बार बार सामने आता है, काशी प्रजापत। वही काशी जो हर वक्त आसपास मौजूद था। अब पुलिस की नज़रें पूरी तरह उस पर टिक जाती है। पुलिस टीम अनीता के घर पहुंचती है और वहाँ जो दृश्य सामने आता है वह दिल दहला देने वाला होता है। एक कोने में उसका 9 साल का बेटा बैठा होता है, बिल्कुल चुप। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे वह भूल ही नहीं पा रहा। पुलिस उसे प्यार से अपने पास बैठाती है, उसे भरोसा दिलाती है कि वह सुरक्षित है। धीरे धीरे उसका डर कम होता है और फिर वह बोलना शुरू करता है और जो वह बताता है वही इस पूरे केस की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाता है। वह बताता है कि उस रात कुछ लोग घर में आए थे, उन्होंने उसके पापा पर हमला किया। उसके पापा खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वह खुद भी उन्हें बचाने गया था, लेकिन उसकी माँ ने ही उसे पकड़ लिया था और फिर उन लोगों ने उसके पापा की सांसें हमेशा के लिए छीन ली। यहीं से पूरा मामला साफ हो जाता है। पुलिस के पास अब गवाह भी था और दिशा भी। 3 दिन के अंदर पुलिस अनीता और काशी को गिरफ्तार कर लेती है। थाने में पूछताछ शुरू होती है। शुरुआत में दोनों बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उस बच्चे को उसके सामने लाया जाता है, दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है और धीरे धीरे वे सब कुछ कबूल कर लेते हैं। इसके बाद जो कहानी सामने आती है वह कई साल पहले शुरू होती है, जब बीरू एक साधारण ज़िंदगी जी रहा था, मेहनत करता था और अपने परिवार का ख्याल रखता था। लेकिन उसी दौरान अनीता उसकी ज़िंदगी में आई, जो अपने पति के साथ उसके घर में किराए पर रहती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और फिर एक रिश्ता ऐसा सीमा पार कर गया जहाँ से वापसी संभव नहीं था। दोनों अपने अपने परिवार छोड़कर साथ रहने लगे, लेकिन जो रिश्ता धोखे से शुरू होता है वह ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता। समय बीतता है और फिर काशी की एंट्री होती है, जो बीरू का दोस्त था, लेकिन धीरे धीरे अनीता के करीब आ जाता है। फिर वही कहानी दोहराई जाती है। जब बीरू को इस रिश्ते का सच्चाई पता चलती है तो घर में झगड़े बढ़ जाते हैं और हालात बिगड़ने लगते। तभी काशी एक खतरनाक प्रस्ताव देता है कि अगर वह चाहे तो वह बीरू को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सकता है, और अनीता इस पर मना नहीं करती। इसके बाद एक योजना बनाई जाती है, सब कुछ तय किया जाता है और फिर 7 जून 2025 की रात को उस योजना को अंजाम दिया जाता है। बीरू घर आता है, खाना खाता है और सो जाता है, लेकिन दरवाज़ा जानबूझकर खुला छोड़ा जाता है। रात के करीब 1 बजे काशी और उसके साथ ही घर में घुसते हैं, हमला करते हैं। बीरू जग जाता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अकेला होता है और आखिरकार हार जाता है। उसका बेटा यह सब देख रहा होता है। वह अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अपनी माँ ही उसे रोक लेती है और फिर कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो जाता है। सुबह होते ही सब कुछ एक नाटक की तरह पेश किया जाता है, लेकिन एक चीज़ उसके प्लान में शामिल नहीं थी, एक मासूम गवाह जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। आज अनीता और काशी अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा दर्द किसे मिला? बीरू को जिसने अपनी ज़िंदगी खो दी, अनीता को जिसने अपने फैसलों से सब कुछ खो दिया, या फिर उस 9 साल के बच्चे को जिसने अपने बचपन की मासूमियत खो दी? आज वह बच्चा अपनी माँ के साथ नहीं बल्कि बीरू की पहली पत्नी सपना के साथ रह रहा है, जिसने उसे अपनाया और उसे नई जिंदगी दी। सोचिए, जिस रिश्ते को तोड़ने की वजह अनीता बनी, आखिर में उसी रिश्ते ने उसके बेटे को सहारा दिया। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि इस कहानी का असली दोषी कौन है, अनीता, काशी या फिर बीरू? कमेंट में ज़रूर बताना। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी बाय मनीष। सावधान रहें, सतर्क रहें।